देखो टॉपिक है अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ से अगर ऊपर जाते जाओगे तो उस केस में एटमॉस्फेयर क्या होता जाता है, चेंज होता है, टेम्परेचर घटता भी है और बढ़ता भी है, डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती जाती है। तो उस केस में अगर आप अर्थ से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और एयर भी क्या होती है, कम। अगर इस केस में एयर कम हो जाती है, अप्रोक्स जो हवाई जहाज वगैरह हैं ये 1500 किलोमीटर तक ही उड़ती हैं, तो वहां तक तो एयर होती है, उसके ऊपर अगर जाओगे तो एयर भी नहीं मिलेगी आपको। तो उस केस में 4 पार्ट्स में, अर्थ से ऊपर जितना एटमॉस्फेयर है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और आइनोस्फियर। अभी लिख दूंगी। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और आइनोस्फियर। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्या हो गया? ये सैटर्न उसमें है यूनिवर्स में जो ऊपर अर्थ के बाद। तो एटमॉस्फेयर बोला है, अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्थ से ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेयर को ही 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और आइनोस्फियर। अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर आप रह रहे हो तो अर्थ के चारों तरफ ऊपर जाते जाओगे, अर्थ से ऊपर ही जा रहे हो, तो उस केस में अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और आइनोस्फियर। ठीक है, ये अर्थ है। अब इसमें देखो, पहले जो अर्थ से लेके ट्रोपोस्फियर यहाँ से जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 12 किलोमीटर। कितनी है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर तक क्या होगा, ट्रोपोस्फियर यानी कि अर्थ से लेके 12 किलोमीटर तक जो एयर है वो ठीक ठाक रहती है। फिर इसके बाद 12 से लेके ये 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। ये ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर तक 50 किलोमीटर। हाँ, अर्थ से लेके ट्रोपोस्फियर तक 12 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। इससे ऊपर जाओगे, 400 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो एयर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस केस में एयर ज़्यादातर 15 किलोमीटर तक ही होती है। ऊपर जाते इसमें एयर का प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम, एयर होते ही नहीं है। तो इस केस में अर्थ से लेके ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक क्या रहती है, स्ट्रेटोस्फियर, फिर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मीजोस्फियर, और फिर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक आइनोस्फियर। आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर एक ही है? नहीं, अलग अलग है। एक्सोस्फीयर कौन सी होती है? एक्सोस्फियर कब बोला मैंने? होती है छोटी क्लास। ये बड़ी क्लास है फिर। ठीक है, अर्थ के ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो भी ये नहीं है कि लगातार या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता रहता है। डेंसिटी, अर्थ के ऊपर जो डेंसिटी होती है वो रो नोड, फिर हो जाएगी रो नोड बाय में 10, रो नोड बाय में 10 की पावर 3, रो नोड बाय में 10 की पावर 5 और रो नोड बाय में 10 की पावर 10। ये डेंसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाएगी। अर्थ से ऊपर जाते जाओगे तो डेंसिटी क्या होगी इस केस में, डिक्रीज होती जाएगी। अर्थ के ऊपर डेंसिटी रो नोड है तो उस केस में फिर डिक्रीज होगी रो नोड बाय 10, फिर रो नोड बाय में 10 की पावर 3, फिर रो नोड बाय में 10 की पावर 5, रो नोड बाय में 10 की पावर 10। और टेम्परेचर जो है
अर्थ का 290 केल्विन, 220 केल्विन, 280 केल्विन, 180 केल्विन और 700 केल्विन। टेम्परेचर पहले अर्थ पे 290 केल्विन, फिर डिक्रीज होके कितना हो जाता है 220 केल्विन, थोड़ा ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, फिर से बढ़ जाता है 280 केल्विन और फिर 180 केल्विन और फिर कितना हो जाएगा 700 केल्विन। सबसे ऊपर है। मून पे गर्मी होती है, जाके नहीं देखा मैंने। आइडिया नहीं है भाई सच्ची में, पता होता तो बता देती। दूर होता होगा तो ठंडी होती होगी अर्थ के कंपैरिजन में तो। यानी कि अर्थ में, अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आयनोस्फेयर। अर्थ का टेम्परेचर 290 केल्विन, फिर आयनोस्फेयर उसका ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर 220 केल्विन और फिर स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर 280 केल्विन और फिर कितना हो जाएगा मीजोस्फेयर का 180 केल्विन और आयनोस्फेयर का 700 केल्विन। डेंसिटी क्या होती है अर्थ की, रो नोड, और ट्रोपोस्फेयर की डेंसिटी रो नोड बाय 10 डिक्रीज हो जाएगी अर्थ से दूर जाते जाओगे तो 10 की पावर 10, फिर 10 की पावर रो नोड बाय में 10 की पावर 3, फिर रो नोड बाय में 10 की पावर 5, रो नोड बाय में 10 की पावर 10। टेम्परेचर लगातार इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता इसमें, पहले क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर एकदम से बढ़ जा रहा है, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। 240 है, 290, 290, 220, 280, 180 और 700। याद भी हो गए होंगे। नेक्स्ट कर लो मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल ने जो है 5 इक्वेशन दी है इसमें, उसने नया कुछ नहीं बताया। मैक्सवेल ने जो पहले ही किसी ने कुछ बातें बता रखी थी उनको ही डिटेल में उनका कंक्लूजन बता दिया, एक जगह पे इकट्ठी कर दी। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके आप, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, एम्पियर्स लॉ पढ़ चुके, फैराडे लॉ ऑफ EMI और इस केस में, और लॉरेंस लॉ ये भी आप पढ़ चुके। ये पांचों के पांच आप पहले पढ़ चुके हो। तो इस केस में मैक्सवेल ने क्या करा कि इन पांचों इक्वेशन को, हर सभी को क्या था अलग अलग पता था, सभी इक्वेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने दी, तो इसने इन पांचों इक्वेशंस को क्या कर दिया इकट्ठा करके पांचों का कंक्लूजन डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो उस केस में मैक्सवेल का जो नाम हुआ, इन्होंने पांचों इक्वेशन को इकट्ठा कर दिया, फिर उसने एम्पियर्स लॉ को गलत भी प्रूफ कर दिया। तो उस केस में किसी एक लॉ को गलत प्रूफ करना तो उसका नाम ज्यादा हो गया कि उसने ये बता दिया कि एम्पियर्स जो लॉ है उसने बताया ठीक है, बट मैं इसको गलत प्रूफ कर सकता हूँ कि एक जगह पे एम्पियर्स लॉ नहीं लगता, तो उसने एम्पियर्स लॉ को क्या कर दिया गलत प्रूफ कर दिया। अब तक आप जितना पढ़ रहे थे कि एम्पियर्स लॉ जो है हर जगह अप्लीकेबल है, आप ये पढ़ रहे थे, तो इसको मैं गलत प्रूफ करा। तो मैक्सवेल ने क्या करा, एम्पियर्स लॉ को क्या कर दिया गलत प्रूफ कर दिया, तो वहां से उसका नाम हो गया कि उसने एक लॉ को गलत प्रूफ कर दिया, और बाकी जितने भी है उसने उसमें डिटेल में उसका कंक्लूजन बता दिया कि अगर ऐसा होगा ये लॉ जो है इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। तो उसने 5 इक्वेशन दी, मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, इसमें सबसे पहले मैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ बता रही हूँ। पहले एम्पियर्स लॉ पढ़ते थे, उसके बाद उसने उसको गलत प्रूफ कर दिया। तो उसने कहा कि मैंने इसको गलत प्रूफ करा, मैं इसको हल्का सा इसको क्या कर रही हूँ, इस केस में इसको हल्का सा इसको ट्विस्ट करके इसी में कुछ चेंजेस करके एक नया लॉ दे दिया, बट उस केस में मेरा नाम होना चाहिए। तो उसने क्या दे दिया, फिर अब पढ़ा जाता है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। तो उस केस में ना लो एम्पियर्स लॉ क्या था, एम्पियर्स लॉ क्या है, एम्पियर्स लॉ पढ़ चुके, क्या होता है एम्पियर्स लॉ, किसी को भी नहीं पता। एम्पियर्स लॉ पढ़ चुके, एम्पियर्स लॉ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हो एम्पियर्स लॉ, किसी को पता है? जय हो। ये होता है बी डॉट डी इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नॉट आई राउंडेड। ये था एम्पियर्स लॉ। बी डॉट डी इंटीग्रल इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई राउंडेड। इसको बोलते हैं, अगर ऐसा कहीं पे लिखा गया है तो इस केस में इंटीग्रेशन बोल दो कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, बट इस केस में एक्चुअल में इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज लूप। इंटीग्रेशन क्या कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड के इंटीग्रेशन कर रहे हो ओवर ए क्लोज लूप। तो इस केस में इस तरीके प्रॉपर अगर बोलोगे, इस सिंबल का मतलब है इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज लूप, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई राउंडेड। ये था मैक्सवेल लॉ। तो उसने इसी लॉ को क्या कर दिया? गलत प्रूफ कर दिया और इसमें थोड़ा हल्का सा चेंज करके एक नई बात बता दी। मैक्सवेल जो लॉ था इसी को क्या कर दिया? हल्का सा चेंज कर दिया। मैं इसी में कुछ हल्का सा चेंज कर देता हूँ, फिर आप इसको हर जगह लगा सकते हो। तो उस केस में उसने क्या बताया, देखो उसने क्या ले लिया? एक कैपेसिटर की प्लेट्स ले ली और इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये लोग कहाँ से चल रहा था? अभी वही बता रही हूँ कैसे गलत प्रूफ किया मैक्सवेल ने। क्या ले ली? कैपेसिटर प्लेट ले ली और बैटरी के साथ क्या कर दिया? उसको जोड़ दिया। मान लो ई रोड की बैटरी है तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज। उसने ये कहा कि मेरा जो ये मैं बात बता रहा हूँ ये स्टडी स्टेट आने से पहले का डिस्कशन है, स्टडी स्टेट अभी आई नहीं है। स्टडी स्टेट आने से पहले का डिस्कशन पहले बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि स्टडी स्टेट आ चुकी फिर मैं ये बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि स्टडी स्टेट आने से पहले की बात कर रहा हूँ। तो करंट जो है चार्ज बढ़ेगा, इसके ऊपर स्टडी स्टेट आई नहीं है तो चार्ज लगातार बढ़ेगा। तो उस केस में करंट चलेगा। यहाँ पे मान लो आई का करंट चल रहा है, तो उसने क्या कहा कि आप यहाँ पे एक क्लोज लूप मान लो, यहाँ पे क्या मान लो? एक क्लोज लूप। तो इस केस में उसने कहा कि यहाँ पे आपने क्लोज लूप मान लिया जनरल, तो इसने ये कहा कि आप एम्पियर्स लॉ लगा रहे हो तो भी यहाँ पे वही मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और बाय एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कर रहे हो तो भी वैल्यू वही आ रही है। दोनों ही केस में वैल्यू क्या आ रही है? सेम। एम्पियर्स लॉ का यूज करके भी वैल्यू वही आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, और एक्सपेरिमेंट का यूज करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट हायर क्लासेस में पढ़ते हो तो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके भी वैल्यू क्या आ रही है? उसमें सेम आ रही है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया कि जहाँ से यहाँ से इंस्ट्रूमेंट से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इसने कहा कि यहाँ पे तो ठीक है एम्पियर्स लॉ लग गया कि एम्पियर्स लॉ से भी वही वैल्यू आ रही है और एक्सपेरिमेंट से भी क्या आ रही है? वही वैल्यू। तो यहाँ पे तो सही है एम्पियर्स लॉ। गलत कहाँ पे है? उसने कहा कि यहाँ पे एक क्लोज लूप बनाओ, या दोनों प्लेट्स के बीच में क्या बना लो? एक क्लोज लूप। तो उसने कहा कि एम्पियर से अगर करोगे, एम्पियर्स लॉ से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो जीरो आती है, क्योंकि आई राउंडेड क्या है यहाँ पे? जीरो। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है? एम्पियर्स लॉ से जीरो आती है। बट उसने कहा कि एक्सपेरिमेंटली यहाँ से अगर निकाल के देखते हैं तो वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे आती है। एम्पियर्स लॉ से जीरो, तो उस केस में एक्सपेरिमेंटली भी जीरो आनी चाहिए थी, बट एक्सपेरिमेंटली अगर करके देखा गया, इंस्ट्रूमेंट का यूज करके देखा गया तो उस केस में वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही थी। तो उसने कहा कि एम्पियर्स लॉ जो है यहाँ पे क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी लगना चाहिए था। एम्पियर लॉ से अगर जीरो आ रही है तो एक्सपेरिमेंटली भी क्या आनी चाहिए थी? जीरो। तो उस केस में उसने यहाँ पे एम्पियर्स लॉ को क्या कर दिया? फेल कर दिया। तो उसके फिर लोगों ने कहा कि अब हम क्या करें कि एम्पियर्स लॉ अब तक पढ़ रहे थे तो अब हम क्या करें कि यहाँ पे भी वो सही हो जाए। तो उसने हल्का सा ही चेंज करा है। उसने आई राउंडेड की जगह इसमें क्या कर दिया? आई सी प्लस आई डी। एक नई बात बता दी उसने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। क्या बता दिया उसने? डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों हुई, उसने ये भी बताया कि इन दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ेगी दोनों प्लेट्स के बीच। तो जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये उसने बता दिया। मैक्सवेल ने क्या बताया कि कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू वहां पे होती है, ये उसने बताया। तो उस केस में उसने कहा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी कुछ ना कुछ। तो उस केस में यहाँ पे उसने एक नई बात बता दी कि टू टाइप्स ऑफ करंट होते हैं। क्या होते हैं? टू टाइप्स ऑफ करंट।
आप अब तक जो पढ़ रहे थे वो था कंडक्शन करंट, जो वायर्स में करंट चलता है, जो पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आप करंट मान रहे थे जो वायर्स में चल रहा था वो क्या था, कंडक्शन करंट। उसकी तो डेफिनेशन वही हो जाएगी। कंडक्शन करंट क्या होता है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा है, उसी को बोलते हैं कंडक्शन करंट। एक उसने नई बात बता दी, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बात बता दी उसने, डिस्प्लेसमेंट करंट, कि एक इमेजिनरी करंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक इमेजिनरी करंट है, और इसको हम एज्यूम करते हैं कि जब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही होगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और उस टाइम पे जो करंट चलेगा उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहा गया है। डिस्प्लेसमेंट करंट एक इमेजिनरी करंट है, और इसको हम एज्यूम करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी टाइम के साथ तब जो करंट चलेगा उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और कंडक्शन करंट जो वायर्स में चलता है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। तो उसने नया लॉ दे दिया, इसी में हल्का सा चेंज कर दिया, उसने बता दिया, फिर उसका नाम रख दिया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। क्या था वो, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। उसने कहा कि बी डॉट इंटीग्रल ओवर ए क्लोज लूप इक्वल टू होगा म्यू नोड आई सी प्लस आई डी, आई सी प्लस आई डी। ये नहीं बता पाए कि कितना कैसे क्या होगा, बट उसने न्यूमेरिकली वैल्यू दे दी इसकी, आई डी की, डिस्प्लेसमेंट करंट की न्यूमेरिकली वैल्यू दे दी कि आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट को कितना होगा। तो उस केस में आई डी जो होगा वो इक्वल होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय में डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय में डी टी। ये वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इट इज इमेजिनरी करंट एंड इट इज अज्यूम्ड टू बी फ्लोइंग व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद टाइम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी तब जो करंट चलता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। आईसी यहाँ पे कंडक्शन करंट है और आईडी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है। आईसी क्या है, कंडक्शन करंट। जो वायर्स में चलता है, विच इज फ्लोइंग इन वायर, उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। और आईडी जो है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। आईडी क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट। इट इज इमेजिनरी करंट, ये एक इमेजिनरी करंट है, एंड इट इज टू बी अज्यूम्ड इज फ्लोइंग इन ए फ्लोइंग व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद टाइम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी तब जो करंट फ्लो कर रहा है, ये इमेजिन करते हैं, मानते हैं, एज्यूम करते हैं, उस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। लिख लो, इट इज ए इमेजिनरी करंट, इट इज इमेजिनरी एंड इट इज assumed, it is imaginary and it is assumed to be flowing when electric field varies with time, when electric field varies with time. It is imaginary and it is assumed to be flowing when electric field varies with time. Displacement current. कंडक्शन करंट की अगर पूछे तो वही होगी कि फ्लो ऑफ चार्ज इन ए यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, यानी कि विच इज थ्रू वायर, विच इज फ्लोइंग इन ए वायर, उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट क्या होगा कि विच इज फ्लोइंग इन ए वायर, जो वायर में फ्लो करता है करंट उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इन ए यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, ऐसा भी बोल सकते हो आप। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, या फिर 1 सेकेंड, हाँ ऐसा लिख सकते हो। तो वायर में जो करंट चलता है उसकी डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो कि एक यूनिट एरिया में से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है उसी को बोलते हैं करंट।
और इसने डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी दी है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय में डी टी। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? यानी कि एम्पियर्स ने कैसे, मैक्सवेल ने कैसे एम्पियर्स लॉ को गलत प्रूफ किया, ये पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, या फिर ये पूछ लिया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ बताओ, तो उस केस में आप ये पूरा लिख के आओगे, डायग्राम बना के आओगे और इसके डेफिनेशन और नया क्या लॉ दिया ये आप लिख के आओगे। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ करंट, उसने एक और करंट बता दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या हो गया? अभी आपने क्या वैल्यू बताई थी? किसकी? बताई थी बताइए। 8.85 वो उसके तो पता है बस ये रहती। मैंने क्या बताई और तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय में dt। और होता क्या, इमेजिनरी करंट है, ये मानते हैं, उसने भी मानना है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसने मानना है कि इमेजिनरी करंट है, बट उसकी वैल्यू उसने दे दी, आप यहाँ से निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू। पहले आप एक ही करंट पढ़ रहे थे बस कंडक्शन करंट के बारे में, उसने एक और करंट बता दिया कि करंट भी 2 प्रकार के होते हैं, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो नया लो दे दिया उसने एम्पियर्स मैक्सवेल लो, इसमें ही हल्का चेंज कर दिया, आई राउंडेड की जगह क्या कर दिया IC प्लस ID, और ID की वैल्यू दे दी एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय में dt। ये था एम्पियर्स मैक्सवेल लो। एनी डाउट? इसमें लिख लो गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन बताएगा क्या होता है? गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत बहुत जरूरत है मेजर टेस्ट की। वह फॉर्मूला बताना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, आस पास ही नहीं है, कहाँ पे कैपेसिटर आ गया? यही होता है B डॉट D इंटीग्रल इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। सॉरी E डॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड B डॉट नहीं E डॉट। B डॉट D इंटीग्रल इक्वल टू क्या होगा? Q एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। उसने कहा कि कंक्लूजन क्या दिया मैक्सवेल ने कि कहीं पे अगर आप एक क्लोज लूप मानोगे, अगर नेट चार्ज अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। कंक्लूजन ये दिया कि चार्ज जो है वो क्या होगा, चार्ज इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या है? एक सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर एक आप क्लोज लूप मानोगे, नेट चार्ज अगर 0 तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0 होगी। तो चार्ज इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंक्लूजन है ये, चार्ज इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जो है वो क्या है, सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर क्लोज लूप आपने कहीं पे कंसीडर किया है, अगर वहां पे नेट क्लोज चार्ज अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0। तो चार्ज क्या है, एक सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसने ये बात बताई, मतलब कंक्लूजन दे दिया हल्का सा ही उसने, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नया कुछ भी नहीं बताया उसने, कंक्लूजन बता दिया कि इसमें ऐसा क्या है इस फॉर्मूले में, कि यहाँ पे इसने बस एक नई बात बता दी, चार्ज क्या है, सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। चार्ज कहीं पे क्लोज लूप में 0 तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0। चाहिए, ये था गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैक्सवेल ने फर्स्ट जो लॉ है इसी को हल्का सा बताया। 5 इक्वेशंस बताइए मैंने, तो फर्स्ट इक्वेशन यही है
कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसने बताया कि फाई डॉट इंटीग्रल इक्वल टू, वो तो मैंने मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट लॉ एक बार समझा दिया, उसको दोबारा से भी बताऊंगी उसमें कंक्लूजन क्या निकला। तो यहाँ पे चार चीजें क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का तो क्या होता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, करंट अगर टाइम से चेंज कर जाए तो हाँ तो मैं फॉर्मूला पूछ रही हूँ। v डॉट डी ए इंटीग्रल इक्वल टू 0, ये होता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। देखो कि मान लो एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाइन जाएंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड क्या होंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ऐसे होती है कहीं पे भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होती हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाती है और इनसाइड क्या होते हैं, साउथ से नॉर्थ, एक क्लोज लूप बनाती हैं। उसने कहा कि आप कहीं पे भी एक क्लोज लूप बना लो, क्या कर लो, कहीं पे भी एक क्लोज लूप बना लो, इसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एंटर कम करी और निकल ज़्यादा रही है, या फिर एंटर ज़्यादा करी निकल कम रही है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे भी एक क्लोज लूप मानोगे तो जितनी एंटर करेंगी उतनी ही क्या होंगी, इसमें बाहर निकलेंगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी उसमें, 0, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0। यहाँ पे भी अगर मान लो कि जितनी एंड इस केस में, यहाँ पे अगर इसमें मान लो कट कर दिया, कहीं पे भी क्लोज लूप अगर मानोगे आपने, यहाँ पे अगर कट कर दिया, बीच में से आपने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, दो पार्ट्स में, ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अगर एक मैग्नेट को आप तोड़ देते हो तो ये नहीं है कि अकेला नॉर्थ पोल बच जाएगा। अगर एक मैग्नेट है, अगर आपने उसको तोड़ दिया, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल, अगर बीच में से आपने इसको कट कर दिया तो उस केस में अपने आप एक नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, साउथ पोल, दो मैग्नेट बन जाएंगी, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये क्या हो जाएगी, साउथ पोल। यानी कि मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला साउथ अकेला नॉर्थ जो है एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अकेला साउथ अकेला नॉर्थ एग्जिस्ट करता, मोनोपोल अगर एग्जिस्ट करता तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बस निकलती उसकी में, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी होती। तो उसने कहा कि मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कहीं पे भी आप क्लोज लूप बनाओगे तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही क्या होंगी, बाहर, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। और अगर एक मैग्नेट को तोड़ दोगे तो उस केस में क्या होगा कि वो क्या बन जाएगी, एक नॉर्थ पोल अपने आप और एक क्या बन जाएगा दूसरे एंड पे, साउथ पोल। वो इस तरीके से कि एक दो मैग्नेट बन जाएंगी, वो ये नहीं है कि अकेला नॉर्थ पोल हो गया और अकेला क्या हो गया, साउथ पोल। अगर अकेला ऐसे होता नॉर्थ पोल तो इसमें से बस निकल रही होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर वैल्यू कुछ होती, बी डॉट डी इंटीग्रल करके 0 नहीं आता, वैल्यू कुछ ना कुछ फिर उसमें होती। तो इस केस में मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यही इसका कंक्लूजन है, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे भी आप क्लोज लूप मानोगे तो जितनी इसमें से निकल रही है उतनी क्या कर रही है, एंटर कर रही है, जितनी यहाँ पे निकल रही है उतनी क्या कर रही है इसमें, एंटर। तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, जितनी निकलेंगी उतनी क्या करेंगी, एंटर करेंगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। तो इसलिए बी डॉट डी इंटीग्रल इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब यही है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, अगर करता होता तो ये 0 नहीं आता फिर। ठीक है, एनी डाउट? फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई क्या है, थर्ड। यहां तक नोट हो गया? किसी को कुछ पूछना है इन दो बातों में?
बता दो फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई क्या होता है? बस भला ये तो याद है। यानी कि डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन डी फाई बाय में डी टी। ईएमआई तो डी फाइव भी है। डेल्टा बी ई इंड्यूस इक्वल टू क्या होता है? डी फाइव बाय में डी टी। ई इंड्यूस इक्वल टू क्या होगा? माइनस साइन डी फाइव बी बाय में डी टी। कुछ ना कराया बस। मैम आप ये सर को मत कहना। कुछ नहीं आता। सही मंडे को आएंगे, इतना थोड़ी ना याद रहता है क्या कहना क्या नहीं। यही बात जरूरी है, पता नहीं 100 बातें जरूरत है। इसमें ई इंड्यूस को आप डेल्टा वी भी लिख सकते हो। ई इंड्यूस को क्या लिख सकते हो? आई जब पूछ लेना। ई इंड्यूस को क्या लिख सकते हो आप? डेल्टा वी। यहाँ पे बातें नहीं। ए इंड्यूस को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच का इंड्यूस ईएमएफ को। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन डी फाइव बी बाय में डी टी। फाइव बी को क्या लिख सकते हैं? फाइव बी को बी डॉट ए बी ए लिख सकते हैं। यानी कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी ए डिवाइड बी डॉट डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा? डी टी। और डेल्टा वी को ई इंटू एल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। यूनिफॉर्म अगर है उस केस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं? ई इंटू एल। तो ई एल इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी डी टी। तो ई एल इक्वल टू आ जाएगा, ए को बाहर ले लो, माइनस ए डी वी बाय डी टी। यहाँ से कंक्लूजन बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोर्स ऑफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो। ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज ए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की अगर वेरी करेगी तो वो क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। बी ए मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ मैम ये बाइट और सपोर्ट ने भी बताया। तो ये मैक्सवेल का लिखेंगे बाइट और सपोर्ट का। उन्होंने भी तो ये बताया था। क्या बताया था? बाइट से वर्ड नहीं, पहले तो ये बता दो मेरे को। के जनरेशन से मतलब मैं वो वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो जनरेट करती है। उसने इन्होंने प्रूव कर दिया मैक्सवेल ने। हाँ तो उन्होंने बताया था। इसको बताया था। मुझे पता नहीं। बताया था। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो। क्योंकि ई इंटू एल इक्वल टू क्या है? माइनस ए डी बी बाई डी टी। तो बी की वैल्यू जीरो तो ई भी क्या हो जाएगा? जीरो। बी वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी? वेरी करेगी टाइम के साथ। तो इसका कंक्लूजन यही दिया कि ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज ए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नोट हो गया या करना है? एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ फोर्थ। करवा दिया, मुझे ही पता है। कैसे गलत प्रूफ करा भी वो बताया। ये बातें नहीं। ये था बी डॉट डी इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। इसमें आई सी को जीरो पुट कर दो। पुट आई सी इक्वल टू जीरो। तो बी डॉट डी ए इंटीग्रल ओवर ए क्लोज लूप इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट इंटू में आई डी। आई डी की वैल्यू पुट करो। क्या थी आई डी की वैल्यू?
बी डॉट डी ए इक्वल टू म्यू नोड एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई में डी टी। ये थी एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई में डी टी। फाई ई को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू ए। फाई ई को मैक्सिमम जो लिख सकते ई इंटू ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी डॉट डी ए इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डी इंटू ए इंटू डी वाई बाई में डी टी। तो बी डॉट डी ए तो ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका कंक्लूजन है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस उसने पुट करके बताया अगर IC 0 हो अकेला, मान लो कि बीच में वहाँ पे जब प्लेट्स के बीच में एक अकेला कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, कंडक्शन करंट 0 होता है, तो IC को 0 पुट करा, तो इसने यहाँ से IC को 0 पुट कर दिया। तो उसने एक्सप्लेन कराया, एम्पियर्स ने, मैक्सवेल ने क्या दिया, एम्पियर्स लॉ को कैसे प्रूव करा। उसने ये कंक्लूजन बताया कि जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इस बात को प्रूव कराया। मतलब कंक्लूजन दिया किस तरीके से गलत है, उसने इस बात को प्रूव करा है। तो IC अगर कहीं पे 0 तो ये नहीं कि वहाँ पे नेट करंट ही 0 होगा, वहाँ पे एक इमेजिनरी करंट भी होता है, और वो इमेजिनरी करंट तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे वेरी करती है टाइम के साथ तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसने ये बताया। तो कंक्लूजन है एक प्रकार से। जब मैक्सवेल ने कैसे एम्पियर्स लॉ को गलत प्रूफ करके अपनी बात रखी है, कहाँ पे गलत है ये बताया गया है। कंक्लूजन दिया इसने एम्पियर्स लॉ का। पहले उसने बताया कि एम्पियर्स लॉ को हल्का सा चेंज करके उसने एक नई बात बता दी। उसने आई राउंडेड की जगह क्या कर दिया, IC प्लस ID एक नई बात बता दी। अगर IC 0 हो तो क्यों होती है, अगर IC 0 है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से, डिस्प्लेसमेंट करंट हम मानते हैं इमेजिनरी क्यों होती है मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे। तो उसने बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी टाइम के साथ तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बताया उसने। आप कोई गलत बात प्रूव कर दो फैराडे की लॉ में, कोई एक हल्की सी बात बता दो कि यहाँ पे नहीं लग सकता, आपका नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, सभी जानेंगे कि फिर वहाँ पे बुक्स में आने लग जाएगा दी वे फैराडे लॉ। तो आपने फैराडे लॉ को ही गलत प्रूफ करा ना, तो इसमें मैक्सवेल का नाम आता है, फिर मैक्सवेल को ज़्यादा जानते हैं, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, नाम तो आता है मैक्सवेल। तो उसने गलत प्रूफ करा तो उसका नाम भी तो बन गया, लॉ बन गया। उसने एम्पियर, क्योंकि पहले कुछ ना कुछ बता चुका था एम्पियर, उसने उसमें ही हल्का सा चेंज करा, बातें नहीं, एम्पियर्स कुछ ना कुछ बता चुका था, तो उसने मैक्सवेल ने क्या करा, उसमें ही हल्का सा चेंज करके क्यों गलत है उसी को सही कर दिया, हल्का सा ट्विस्ट करके एम्पियर्स लॉ को ही क्या करा, बना दिया, उसने अपना लॉ बना दिया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी टाइम के साथ तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। एनी डाउट? तो वो फालतू जगह लगाने की बजाय सही डायरेक्शन में लगाओगे तो हो जाएगा। लॉरेंस लॉ क्या था? लॉरेंस, एफ लॉरेंस, इलेक्ट्रिक, अगर कहीं पे भी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स, उसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स बता दो, एक पॉइंट चार्ज पे कितना लगता है? Q इंटू में V क्रॉस B।
क्यू वी बी साइन थीटा बोलोगे ना फिर, क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, मैक्सिमम तो वेक्टर फॉर्म में पूछा। क्यू इंटू में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। अब एफ लोरेंस को 0 पुट कर दो, इसको क्या कर दो 0 पुट कर दो, क्यू ई प्लस में क्यू वी बी, मैक्सिमम वैल्यू ले लो इसकी। यहाँ से क्यू ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल, को माइनस साइन, ई इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, चाहे एज इट इज रख लो इसको, क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन वी क्रॉस बी। इसने इसका कंक्लूजन क्या दिया कि कहीं पे अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो भी चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस वी क्रॉस बी होनी चाहिए। तो चार्ज पार्टिकल क्या मूव कर सकता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होनी चाहिए, माइनस वी क्रॉस बी के इक्वल होनी चाहिए। ये था इसका कंक्लूजन लोरेंस लॉ में। लिख लो इसको, इट इज इफ ई एंड बी बोथ प्रेजेंट इन द स्पेस, if E and B both present in the space, then charge particle can move with constant speed. उस केस में चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। ये इसका कंक्लूजन था। अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो कुछ इस तरीके से हैं, वो कुछ स्पेशल तरीके से होंगी, तो ही चार्ज पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस बी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा, या फिर माइनस बी क्रॉस बी की वैल्यू इतना होना चाहिए तो ही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है, वरना नहीं। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? ये थी 5 इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। अभी के अभी रिवाइज कर लो, किसी भी पूछ सकती हूँ मैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या हो गया? कल दोनों ये पूरा EM वेव, आज की क्लास कल की क्लास सुना जाएगा लाते। आप चाहोगे तो आ जाएगी। तो हम ये भी कल ही ढूंढ लेना। अभी याद करो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय में dt।